नमस्कार दोस्तों। पशुधन सहायक लिव स्टॉक असिस्टेंट का स्क्रूटनी फोरम चालू हो चुके हैं और आपको यहाँ पर मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं अपने वो चीज़ें नहीं दिखा सकता। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ से पहले माय रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आना है। माय रिक्रूटमेंट पोर्टल को आप ओपन करोगे, आपकी फ़ोटो-वोटो आएगी वहाँ पर, ठीक है? फिर वहाँ पर आपको करना है उम, एप्लाइड फॉर्म्स या आपको मोर पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, ठीक है? यानी कि आप अपने जो एडमिट कार्ड निकालते हो या एप्लीकेशन फॉर्म देखते हो ना, उन्हीं की डेस्कटॉप पर कर लेना और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ ये। यहाँ पर आएगा आपके लिव स्टॉक असिस्टेंट का स्क्रूटनी फॉर्म पर अप्लाई नाउ, ठीक है? आप जैसे ही अप्लाई नाउ करोगे, यहाँ पर पॉपअप पर क्लिक करवाएगा। पहले टिक करके ओके करना है। दूसरी बार आपको एक और बार करना होगा। यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है? अब जैसे ही ओके करोगे, यहाँ पर एक और पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ये ग्रीन ग्रीन आ रही है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके वो निर्देश जारी होंगे। निर्देशों को पढ़ लेना है, या पढ़ नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वापस ये दूसरा पॉपअप विंडो खुल जाएगी, लेकिन आपको पुरानी वाली विंडो पर आना है, फिर ओके कर देना है, ठीक है? इसी पर इसका मतलब है कि वो निर्देश पढ़ चुका है। ओके करोगे तो नेक्स्ट पार्ट खुलेगा। नेक्स्ट पार्ट खुलने के बाद में आपके ये स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपके रोल नंबर आएँगे। रोल नंबर आने के बाद आवेदक पत्र क्रमांक आ जाएँगे, एप्लीकेशन नंबर आ जाएँगी। मेरिट क्रमांक आपको शो नहीं होगी अभी। विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक आएगी, रोल नंबर भी ऑटोमेटिक आएँगे, एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक आएँगी। इतना हो गया। पद कोड या क्रम संख्या यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखे तो भी सही है और लिखे तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एक ही तो है इसमें पद की। ये तो पद कोड संख्या ये तब लिखी जाती है जब 2-3 एडवर्टाइजमेंट एक साथ आए ना, तो ये अध्यापक भर्ती में होता है। तो इसमें आप कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क है नहीं। जो स्टार मार्क है उनकी आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपका पद का नाम आ जाएगा, विभाग का नाम कर्मचारी चयन आयोग आ जाएगा, आवेदक अपना नाम हिंदी में लिखना है, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आएगा, पिता का नाम हिंदी में आपको शिवम लिखना है, पिता का नाम अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आएगा, माता का नाम हिंदी में आपको शिवम लिखना होगा, माता का नाम जो अंग्रेजी में है वो पहले से आएगा, आवेदक की जन्म तिथि ऑटोमेटिक आएगी, विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को आपको कितनी आयु थी वो ऑटोमेटिक आएगी, और इसको आपको याद रखना है कितने साल के हो गए थे, क्योंकि ये आगे लिखना होगा। नागरिकता ऑटोमेटिक, आरक्षण का वर्ग आप किस कौन से आरक्षण से हो, और आपके ईडब्ल्यूएस जिन्होंने ईडब्ल्यूएस भरा है वहाँ पर लागू आएगा, और ईडब्ल्यूएस जिन्होंने नहीं लगाया वो लागू नहीं है, ठीक है? इसके बाद में आप निःशक्त श्रेणी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनको तो क्या करना होगा, यस करना होगा, सही है? और उपनिषद उनकी अलग अलग टाइप की श्रेणियाँ आती हैं, वो अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं, ठीक है? और धर्म हिंदू मुस्लिम कुछ भी, ईसाई सिख पारसी जो भी उनका धर्म है वो अपने धर्म के जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वो आ जाएगी। वैवाहिक स्थिति आपकी मैरिड अनमैरिड जो आपने फॉर्म में भरा था उस हिसाब से मैरिड भरी है, तो यहाँ पर अपने यदि आप मेल हो तो पत्नी का नाम आएगा, फीमेल हो तो पति का नाम आएगा, ठीक है? विवाह स्थान आपका विवाह स्थान कहाँ हुआ था, यानी कि इस विवाह स्थान या वहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र पर मंडा होता है, लिखा होता है कि विवाह स्थान कहाँ है, ठीक है? विवाह स्थान कौन सा है, पंजीयन स्थान कहाँ का है, यानी कि पंजीयन स्थान तो वही होता है जो लड़के का क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत का विकास अधिकारी ही जारी करता है इसको, ठीक है? जारी करने के बाद ये आपको लिख देना है इन पर, विवाह स्थान, पंजीयन स्थान कहाँ हुआ था, और ग्राम विकास अधिकारी। पंजीयन अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है पंचायत स्तर पर, और आप यदि नगर पालिका में रहते हो तो आपके ईओ भी होते हैं, है ना? यहाँ पर क्या आप गैर अनुसूचित क्षेत्र
अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, यानी कि जो शेड्यूल एरिया से हैं, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यस भरा है तो हाँ आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है। और यदि आप शेड्यूल एरिया से हैं, हाँ भर रखा था, और यदि आपको यहाँ पूछेगा कि क्या आप गैर व अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु चयन चाहते हैं, क्योंकि आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र से नंबर अधिक हैं, तो आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी जा सकते हो जॉब के लिए। ठीक है। तो शेड्यूल एरिया वालों को यस करना चाहिए वैसे तो, और यदि आप अपने एरिया में रहना चाहते हो तो नो कर देना। ठीक है। और संतान विवरण, यदि आपने विवाहिक दर्शाया था तो यहाँ पर संतान विवरण भी आएगा। संतान विवरण यहाँ पर आप अपनी संतान 2002 से पहले, 2002 के बाद में यहाँ पर टोटल आ जाएंगे तीसरे आने में। ठीक है। यहाँ पर पुत्र का नाम या पुत्री का नाम जो आपने बताया था वो, उसकी जन्म दिनांक कितनी थी, ये एक से अधिक है तो दूसरा खाना, इस हिसाब से जो आपने लगाए थे ना वो यहाँ पर ओपन होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अभी बोला है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल को। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आया था भूतपूर्व सैनिक, आपने नहीं भरा था तो नहीं, जिसने भरा है उसको यहाँ पर यहाँ यस आएगा। ठीक है। एनसीसी आप हो तो ये आपने एप्लीकेशन भरा है तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी आपने भरा है तो यस, नहीं तो नो। सेवारत कर्मचारी, सेवारत कर्मचारी में आपको यह आपने भरा है तो यस, नहीं तो नो, नो आएगा। ठीक है। इनमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म का डाटा ही आएगा, जो आपने एप्लीकेशन में भरा था वो डाटा आएगा, यहाँ टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है। मूल निवास यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका राज्य राजस्थान है, जिला किन्हीं का चेंज हुआ है, किन्हीं का चेंज नहीं हुआ है, किन्हीं को वापस मर्ज कर दिया गया है। तो मैं उसी हिसाब से बताना चाहता हूँ, आपकी जाति मूल पुरानी है तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। आपकी यदि अब नए बन गए, दूसरे बन गए, मतलब जिला या तहसील या कुछ भी ग्राम पंचायत वगैरह कुछ भी नहीं बन गई है ना, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में बढ़ा था वो यहाँ ऊपर आएगा, आपको अन्य टिप्पणी में लिख देना है। यदि आपकी जाति मूल पुराने से बनी हुई है तो यहाँ पर लिख देना कि ओल्ड तहसील ये थी और नया ओल्ड जिला ये था, यानी कि पुराना जिला ये था। ठीक है। और यदि आपके अभी नए बने हैं तो यहाँ पर लिखना नई तहसील ये है और नया जिला ये है। यदि आपका तहसील वसील चेंज नहीं हुई, केवल जिला चेंज हुआ है तो जिला लिख देना। यदि आपका कुछ चेंज नहीं हुआ है तो कुछ मत लिखना। ठीक है। यही है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी स्कूटनी फोरम का वीडियो भरा था तो उसमें 13,000 लोगों ने देखा है, आप नीचे जाके देख सकते हो, तो देख लो कितना वो हुआ होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पशुधन सहायक, लिव स्टॉक असिस्टेंट के जो भी होंगे, आप काउंसलिंग स्कूटनी फॉर्म भरने के बाद आपके काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। ठीक है। तो उसको भी मैं आपको यहीं लाइव आके बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर आपका मूल निवास से संबंधित जानकारी हो गई। मैं आपको बता दूं यार, क्या होता है कि जैसे कि स्कूटनी फॉर्म भरेंगे, है ना, 4 दिन का टाइम है। 4 दिन के बाद में आपको 2-3 दिन बाद में यदि कुछ लोगों ने नहीं भरा है तो एक बार और मौका देंगे। नहीं, मौका नहीं भी देंगे ना तो आपको स्कूटनी फॉर्म नहीं भरे ना, उनको ऑफलाइन फॉर्म भरना भरना होगा। ठीक है। फिर वो मौका देख नहीं दे आपको, ऑनलाइन आपका अच्छा रहेगा, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है। यहाँ पर नई तहसील लिख दिया, नया जिला लिख दिया, और जो भी काउंसलिंग शेड्यूल होगा मैं यहाँ पर जारी करूँगा। ठीक है। तो आप मेरे से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जन्म स्थान, या आपने ऑटोमेटिक जो वहाँ भरा था ना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ये वो ही डाटा आएगा, इसमें कोई वो लेने की नहीं, बस अन्य टिप्पणी में आप लिख सकते हो यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो। ठीक है ना। इसमें यही है, अन्य टिप्पणी इसीलिए दी गई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हम वही जन्म स्थान के पहले मूल निवास के बारे में आगे, अब जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया तो वही सेम आएंगे, लेकिन कुछ अन्य है तो ऊपरी में लिख दिया तो निचले में मत लिखना, दोनों में लिख दिया तो भी कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि दोनों में भी सेम ही है, एक में लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो पत्राचार व्यवहार पत्राचार करेंगे, आरएसएसबी भी करेगा और पशुधन विभाग भी करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका एड्रेस, विलेज क्या है, तहसील क्या है, पोस्ट विलेज और पोस्ट एक में लिख देना, तहसील क्या है ना, फिर राज्य क्या है, जिला क्या है, गांव शहर क्या है, पिन कोड क्या है। इस तरह पता है, में आपको वही लिखना है, आपका गांव हिंदी में लिखना है, गांव क्या है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है। ठीक है, राज्य क्या है, जिला क्या है, पिन कोड क्या है, फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ज़रूर लिख लें क्योंकि ओटीपी इन्हीं के आधार पर आएगी। और आपने एप्लीकेशन नंबर वो एप्लीकेशन भरा था तब फ़ोन नंबर में पूछा था ना जगह, फ़ोन नंबर की, वहाँ पर यदि आपने दर्ज किया तो आपको इसके सबमिट होने के बाद आपके आएंगे, नहीं तो नहीं भरा है तो वो सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एप्लीकेशन नंबर फ़ोन पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी थी, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आरबीएस ये आपके ओटीआर से डाटा फेच होगा। ठीक है, और जिनका नहीं होता वो मैनुअल तरीके से अपलोड करें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है ना ओटीआर से ऑटोमेटिक फिलअप होते हैं। अब किन्हीं ने बीए कर रखी है तो बीए भी, बीएससी कर रखी है बीएससी, आपका पशुधन सहायक का डिप्लोमा, बस आपको क्या करनी है 10th 12th और आपको डिप्लोमा, डिप्लोमा की जगह है ना। अब मैं इनको मैनुअल तरीके से बताता हूँ कि क्या क्या, अब इन्होंने तो बहुत सारी कर रखी है तो इसलिए बता रखा है मैंने। भाई आप जितनी आपके पास योग्यता, तो मिनिमम 3 योग्यता तो आपके पास होनी चाहिए, 10 12th, 12th में भी आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, पीसीबी या एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ठीक है, ये दो ही भर सकते हैं, बायो वाले और एग्रीकल्चर वाले। ठीक है, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या 1 ईयर का प्रशिक्षण वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रशिक्षण वाला भी बंद है, तो आपको 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। वहाँ पर आपको पूछेंगे डिप्लोमा में, तो आपको डिप्लोमा में दर्ज करना है। ठीक है, और ये आपके पास आर एस सी आई टी है तो आर एस सी आई टी भी वो कर सकते हो। आपके पास अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो अन्य में भी आपके पास वो ऑप्शन है, तो सारे ओपन होंगे, उसमें दो चार ही थोड़ी होगी, पूरे ऑप्शन आएंगे। उस हिसाब में डिप्लोमा में डिप्लोमा लगा देना। 10 12th आपके ओटीआर से बैच होगी, जिनकी नहीं होती है वहाँ पर यहाँ पर वापस कर रहे ओटीआर भेज। ठीक है, हो जाएगी, नहीं तो मैनुअल तरीके से एप्लीकेशन वो रोल नंबर लगाना, आपके कितने नंबर आए वो मैनुअल तरीके से कर देना। ये करने के बाद आपके पास ये कर दोगे। ठीक है, इनमें नंबर वंबर आप दर्ज कर दोगे, आपके कितने कितने नंबर थी। ये तो टाइम से था तो मैंने तो इनमें सभी दर्शा दिए हैं। जैसे आपके 12th में 500 में से कितने नंबर आए, ऐसे ही आपको सब में दर्ज करना है। आपको रजिस्ट्रेशन इनमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एएनएम जीएनएम वालों के लिए होती है, इनमें आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ ये देखो फोटो आइडेंटिफिकेशन, ये मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल लाइव फोटो अभी जारी नहीं हुई है, तो मैंने मैनुअल तरीके से कर रखी है। आइडेंटिफिकेशन इनक्लोज। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक अपलोड मतलब फोटो जहाँ तक हो एप्लीकेशन में फोटो दी थी वही अपलोड करनी है, अभी तो यही है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 करवानी है, लाइव फोटो आएगी यहाँ पर। ठीक है, अभी कुछ समय बाद में मैंने मैनुअल तरीके से बता रखा है, यहाँ पर लाइव फोटो करवानी है आपकी। लाइव फोटो नहीं आए तो आपकी जो एप्लीकेशन में फोटो थी वो, ठीक है, सिग्नेचर आपके आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में आपको आइडेंटिफाइंग क्लोज कंप्लीट हो गई। अब एप्लीकेंट चेकलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लो इनमें तो जो मैंने बता दिया ना वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इनमें भी एक ये तीसरा ऑप्शन है ना और दूसरा ऑप्शन, इनको आप तक
और चौथा ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना। पहले में तो आपको आपकी योग्यता इसके अनुरूप है तो सर्वथा अनुरूप करना है, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद की है। तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली थी तो इस पर क्लिक करना, और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में आपने प्राप्त की थी, आवेदन की अंतिम तिथि देख लेना आपका फॉर्म कब भरा था, उसके बाद में आपने प्राप्त किया, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट मिलाएंगे। तो आप यहाँ पर फटाफट के करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये, इसमें ये कर देना, गलत हो जाए तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है, वापस में दोबारा दर्ज कर लेना, ठीक है। और ये आपकी आवेदन, ये आपने प्रवेश पत्र में है और उसी श्रेणी में आपने पास किया है तो उसी में रखना है। यदि आपने पहले गलत भर दिया था और अब इस बार अलग भरोगे, भिन्न श्रेणी की है, तो आपका ऑटोमेटिक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में आपको फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वो इनमें फट के आपको क्लिक करना है, अनुभव आपके पास है तो क्लिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है, इनमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ये अनुभव का है। अब जैसे आयु है, आयु के बारे में मैंने बताया था ना कि आपकी कितनी वर्ष थी वहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपकी है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, है ना। अब यहाँ पर आपकी विज्ञप्ति के दिनांक तक आपकी कितनी आयु हो गई थी वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, ठीक है, सही है ना। अब इनमें आपको बता रखा है भाई, आपको यदि अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहिए तो आपको टिक करना है, यदि आप मैनुअल हो तो मत करना, इन पर टिक करना, ठीक है, ठीक है। इन पर आप यदि अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो, 40 से ऊपर हो और आपने पास की है, तो यहाँ पर आप टिक कर देना, आप उसी श्रेणी में इंक्लूड होंगे, जर्नल में आप नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बंदा है नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो आप इन पर कुछ नहीं करना है आपको। ये तो मैं उनके लिए बता रखा हूँ भाई, जिन्होंने 40 वर्ष से ऊपर के जो पास हुए हैं उनके लिए, ठीक है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं आप ज़रूर करोगे ना तो मैं आपको काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर लाइव आके बताऊंगा कि कब से क्या हो रही है, ठीक है। ये फॉर्म आ जाएगा, अब ये फॉर्म है, इनमें आपको कुछ नहीं भरना है, बस खाली छोड़ना है और कुछ नहीं है। ये अधिकतम आयु सीमा का है तो इसको कुछ छोड़ देना है। ये बता रहे हैं भाई किसको कितने वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सेवन नेक्स्ट करना है आपको। सेवन नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अलग अलग पार्ट और आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आ जाएगा कौन सा, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट देख लेना, मैं बता रहा हूँ भाई इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। आपने मार्कशीट अंक तालिका वहाँ दर्ज कर दी थी सबकी, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछेगा वही अपलोड करना है। यहाँ पर पूछ रहा है उपाधि प्रमाण पत्र, ठीक है, 10th का, मैट्रिक, सेकेंडरी। तो यहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र, अभी तो है ना, यानी कि 2012-13 के बाद में एक ही मार्कशीट में आने लग गए फोटो वाली। जिनके पास फोटो वाली मार्कशीट नहीं है उनके पास एक अलग से आता है, वो अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पर। और जिनके पास मार्कशीट में फोटो है वही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उनके जारी क्रमांक ऊपर होते हैं, आप देख लेना, किन्हीं के लेफ्ट कॉर्नर पर होते हैं ऊपर की, और किन्हीं के राइट कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। और 1 MB से कम साइज होनी चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये पुराने हैं तो इस हिसाब से इनके 3 हो गए। मैं तो मानता हूँ आप एक, यानी कि मार्कशीट की फर्स्ट पृष्ठ और सेकंड पृष्ठ वो होता है जो प्रिंसिपल मोड लगाता है, उसको भी आप अटैच कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई देखेगा वहाँ भाई है, प्रिंसिपल के साइन हुए हैं, तो आप 2 कर सकते हो। यदि आप 1 कर दिया है या 1 कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जारी क्रमांक आ जाएंगे जो मैंने बता दिया, लेफ्ट कॉर्नर पर या राइट कॉर्नर पर होते हैं वो। आपकी जारी दिनांक नीचे होती है, नीचे होती है, या तो लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे ही होती है, नीचे ही नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर जारी दिनांक। संलग्न संख्या, आप कितने पीडीएफ कितने डॉक्यूमेंटों की पीडीएफ चढ़ा रहे हो, बता दिया ना भाई। मार्कशीट 1, उसके पीछे की चढ़ा रहे हो तो 2 हो जाएंगे वो, और यदि मार्कशीट सिंगल चढ़ा रहे हो तो 1 लिखना है। ये संलग्न संख्या है उनके साथ कितनी है ना। ऐसे ही आपको सेकंड सीनियर सेकेंडरी की चढ़ानी है, उनमें भी आपको अपलोड करना है। आपके पशुधन सहायक का डिप्लोमा
किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, किसी संस्था में काम करा है, वो भी आप चढ़ा सकते हो। इसमें ये आपको क्या चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। चरित्र प्रमाण पत्र कितने होंगे, ये आपका भी क्वेश्चन होगा। चरित्र प्रमाण पत्र ध्यान से सुनो, 3 होंगे। अब 3 कौन कौन से? 2 तो स्कूल लेक्चरर, गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं 2। एक आपको अंतिम शिक्षण संस्थान जहां से की है आपने, वहां का चाहिए वो, ठीक है। तो आपने अंतिम शिक्षण संस्थान 10th और 12th के बाद में क्या किया? पशुधन सहायक का डिप्लोमा। उस डिप्लोमा जहाँ से किया है, उस संस्था का आपको क्या चाहिए? चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपने जो भी किया है, कोई बीएससी कर ली तो वहाँ का भी चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक वो अपनी पशुधन सहायक संस्था का होना चाहिए। ये अन्य में मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, 10th और 12th की बता दी, ये अन्य आपके लिए उपयोगी नहीं है। आपका क्या चाहिए? 10th की उपाधि का चढ़ा देना, 12th की उपाधि का, और आपकी जो पशुधन सहायक की जो आपको मिली है डिग्री, उसका डिप्लोमा का वो चढ़ा देना है। उनके क्रमांक जो मैंने बता दिए, ऊपर की ओर लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर क्रमांक होते हैं, ठीक है। और जारी दिनांक लेफ्ट को नीचे की ओर लेफ्ट कॉर्नर पर होती है। चरित्र प्रमाण पत्र 3 होंगे जो आपने जित के बनवाए हैं, तो तीनों एक दिन ही बनवा लेना, मेरी बात मानो तो, ठीक है। सुबह टीचर के बनवा लेना, शाम दोपहर बाद में उसको बनवा के एक ही, या जो मेन तो इसमें कौन सा होगा, जो आपको अंतिम शिक्षण संस्थान की वो डेट लिखनी है, जो डेट जब जब बनवा रहे हैं ना, वो डेट लिखनी है। कोई नौकरी में एनओसी, तो एनओसी भी चाहिए, ठीक है। मूल निवास आपका ऑटोमेटिक, मैंने बता रहा था ना भाई, ऑटोमेटिक, यदि ऑटोमेटिक वहां नहीं आ रहा था, यहाँ पर आप मैनुअल तरीके से अपलोड कर देना, या यहाँ पर भी डाटा फेच कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पर आपके टोकन नंबर लगाओगे, डेट लगाओगे, यहाँ पर एक संख्या लगाओगे, यहाँ पर आएगा फैच, तो फैच हो जाएगा तो डाउनलोड दिखाएगा, और फैच नहीं आएगा तो वो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको मैनुअल तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ मैनुअल तरीके से अपलोड करो। जाति प्रमाण पत्र में भी यही है, ठीक है। अभी इसमें देखिए तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया था, ये मैनुअल तरीके से करना पड़ा क्योंकि ये नहीं अपलोड हो रहा था। जिनका विवाह प्रमाण पत्र विवाह हुआ है, तो उनको विवाह प्रमाण पत्र वहीं वहाँ के क्रमांक आएंगे, कब जारी हुआ था, सलाखन संख्या 1 है, और उसकी पीडीएफ जो 1 MB से कम होनी चाहिए, 500 KB से कम ही बनवाना पीडीएफ। तो अटेंशन फॉरम भी आएगा, अटेंशन फॉरम की वो RSSB की साइट पर है, जो भी है ना। अटेंशन फॉरम ये अभी दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये नहीं दिखाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अटेंशन फॉरम ऑनलाइन भी निकलेगा, तो आपको बनवा लेना है। अटेंशन फॉरम में क्या करवाना है? अटेंशन फॉरम में वही प्रिंसिपल के जाके साइन करवा लेना है स्कूल में, ठीक है। वर्क की इंग्लिश में पढ़ना है इसको, पूरे को 2 पन्ने का होता है। और जब वो बनवाने जाओ ना चरित्र, तभी ये बनवा लेके आ जाना। और मैं बता दूंगा कहाँ है, मैं बताऊं आपको कहाँ है। सप्तपत्र, आपको सप्तपत्र किसी के नाम में अशुद्धि है या कुछ है ना, वो सप्तपत्र प्लस आपको कौन कौन से सप्तपत्र बनवा लेने हैं, इसको नहीं फॉरम में पढ़ लेना। आपके जो जो लागू है ना वो सप्तपत्र लगभग, देख मैंने भाई विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह हो गया तो विवाह का, संतान का, ये बनवा के अभी इधर लोगे तो वो तो काउंसलिंग भी होगी, तो उस टाइम में काम आ जाएंगे ये। यदि आप यहाँ नहीं चढ़ाते हो, अपलोड नहीं करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चढ़ा दो सप्तपत्र कोई सा भी, बाद में वहां पर ऑफलाइन में काउंसलिंग में दे देना, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ऐसी। भाई आपने नहीं चढ़ाया तो आपका नहीं होगा और वगैरह कुछ नहीं होगा, ये आपसे यहाँ पर बस क्रमांकों में, नंबरों में, रोल नंबर में, परसेंटेज में, या शिक्षण संस्थान में, या यहाँ कोई और नाम पता में और कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होना है, कोई इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। इनमें चाहे शब्द पत्र जैसे कि है कि कोई एक चढ़ा रहा है, कोई नहीं भी चढ़ा रहा है ना, तो भी आप इस शब्द पत्र में क्या दर्शा सकते हो? शब्द पत्र बनवाना पड़ेगा आपको, जिन जिनके स्टार है ना उन उनको बनवाना है वो शब्द पत्र। एक तो भाई जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो उन्होंने अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं आगे भी दहेज नहीं लूंगा, विवाह प्रमाण, विवाह हो गया तो मेरा विवाह हो गया है, ये क्रमांक है, वो फॉर्मेट आता है, और मैंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया है, ये ठीक है। और संतान, मेरी संतान और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो एक में ही मनवा सकते हैं, विवाह नहीं हुआ है, और संतान मेरी है अभी नहीं, और जिनका विवाह हुआ है वो विवाह एक में ही मनवा सकते हैं। मेरा विवाह हुआ है और मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, मेरे विवाह, मेरे संतान का विवरण ये नीचे लिखवा सकता है, एक में लिखवा सकते हो। दूसरी
यहाँ पर आता है एक और सब पत्र आता है जो आपको ऑनलाइन निकालना पड़ेगा। उसमें है कि अशुद्धि के बारे में कोई गलती नहीं हुई हो, और मेरे सारे डाटा एक्यूरेट हैं, ठीक है। AWS OMBC इनके जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। अभी इसमें आ जाएगा ये अटेंशन फॉर्म, ये है वो। एक अटेंशन फॉर्म पहले ऑफलाइन भर के चढ़ गया था, अब भी वही फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन भरना है। जैसे कि विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, तहसील कौन सी है, राज्य, जिला, है ना, पिन कोड, फोन नंबर, ये लिख देने हैं अटेंशन फॉर्म में। तो ये लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आगे चलना है। जो जो सब अंग्रेजी में लिखना है, इनमें 2 कैंडिडेट आप जानते हो, उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है। आपको पिन कोड लिख दिए। इसको अच्छे तरीके से मैं बता दूँ, वो आपको करना है। और बस ऊपर के में एड्रेस में कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, आपको खाली छोड़ना है। आप कोई पाकिस्तान उकिस्तान से वो है नहीं, तो इनमें खाली छोड़ना है, ठीक है। आपसे 21 यानी कि आपके 18 वर्ष तक आप, या 21 वर्ष तक आप कहाँ तक रहे हो, तो आपने एक ही लिखना है, विलेज मेरा ये है, जहाँ से जहाँ तक, बस फ्रॉम भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, जब आप भर रहे हो ना उसकी तारीख तक, ये देख लेना। भाई मेरी ये विलेज ये है, पोस्ट आपका जो गाँव है ना वहाँ से वहाँ तक, और फ्रॉम आपका जन्म हुआ था उससे लेकर के जब तक आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो वो डेट लिख देना। या आप खाली भी छोड़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भर देना, ठीक है। भाई आपने पूरे जन्म ईयर में कहीं कोई नहीं गए हो, कहीं कहीं नहीं रहे हो, आप केवल यहीं रहे थे, ठीक है। आपके फैमिली डिटेल्स में आपके फादर और मदर का तो विवरण लिखना ही है। यदि आपका विवाह हुआ है तो आपकी हस्बैंड या वाइफ के बारे में भी लिखना है, ठीक है। उनके बारे में लिख देना है कि वो क्या क्या करते हैं। पहले आप इंडियन, भाई उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन इंडियन, ठीक है। उनके उनके नाम लिख देना, ठीक है। फिर इंडियन, फिर उनका पहले सो बर्थ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या कार्य करते हैं वो लिख देना। उनका प्रेजेंट एड्रेस लिख देना, जो आपका एड्रेस है वही लिख देना, ठीक है। और इसमें भी प्रेजेंट एड्रेस में वही आएगा। तीनों की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इंग्लिश में है, इंग्लिश में अच्छे तरीके से पढ़ना। आपके कोई कर्मचारी हैं तो कर्मचारी को लिख देना, मजदूरी करते हैं तो लेबर लिख देना, माता गृहिणी है तो हाउस वाइफ लिख देना, ठीक है। यही इनमें सब में लिखने हैं। इन सब में लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे चलना है। ये अटेंशन फॉरम है जो इंग्लिश में बनेगा, और ये भी निकलेगा, और आप अपलोड कर रहे हो उसको भी साथ रखना, ठीक है। तो आप मैं आपको लिंक वो कर दूंगा, जो सब्सक्राइब करते हैं उनके नीचे आपको दिखेगा कि अटेंशन फोरम में ऑफलाइन वाला कहाँ है, ठीक है। ये आपको भरना है, ये इनके बारे में लिख देना है, ठीक है। इनको ब्रदर सिस्टर को खाली छोड़ देना है, ठीक है। इनसे भी कोई वो है नहीं, तो इनको खाली छोड़ देना है। कोई भरना चाहे तो भर भी सकता है, नहीं तो मुझे लगता है नहीं भरना चाहिए। इनमें आपको कुछ नहीं छोड़ना, इनमें कुछ नहीं भरना है आपको, ठीक है। ऑन डिटेल्स आपकी खुद की डिटेल्स लिखनी है, आपकी आधार आईडी नंबर लिख देना है, नेशनलिटी आप इंडियन हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है, और आपकी प्रेजेंट एज कितनी है वो लिख देना। जो एप्लीकेशन में अपन अभी काउंट करके आ रहे थे ना प्रेजेंट एज, मतलब ये नहीं, वो प्रेजेंट है उस एडवर्टाइजमेंट की टाइम की थी। ये आप वर्तमान कितने दिन की हो गई भर रहे हो ना फॉर्म, वो लिखनी है आपको। तो आप गूगल पर जाके लिख लेना एज कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप डेट ओवर लिख देना, और आज की डेट शिफ्ट करके वो आ जाएगी, वो यहाँ लिख देना है। या एज एट मैट्रिकुलेशन, पहले तो आपकी परसेंटेज लिख दी है, अब आपने 10वीं पास की थी ना, उसकी डेट लगा के आज कितने दिन के हो गई वो लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था वो लिखना है, ठीक है। भाई प्लेस ऑफ बर्थ आपका विलेज कहाँ हुआ था, स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, रूरल, ये लिख देना है, ठीक है। ये आपकी ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएंगी। डोमिसाइल डिटेल्स ऑटोमेटिक एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वही आएगी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट स्टेज विच ऑफ फादर और इंजीनियर, ये भी ऑटोमेटिक आएंगी, ठीक है। आपका रिलीजन हिंदू, ये भी ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। आपको यदि आप SC और ST से हैं तो यस करना, और SC ST से नहीं है तो नो करना है, ठीक है। इस कहानी में
मैं ये बोल रहा हूँ, आप SC और ST से हो तो यस करो, SC ST से नहीं हो तो नो करना, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने 15 ईयर के बाद में कौन कौन सी एजुकेशन की, तो आप मैं बताता हूँ आपको, तो 3 ही दर्शानी है। कौन कौन सी? आपको 10th की दर्शा देनी है, आपकी स्कूल का नाम लिख देना है, उस स्कूल का एड्रेस क्या है, वो स्कूल कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसके पिन कोड क्या है, गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगी। पिन कोड के लिए गूगल पर सर्च कर लेना। डेट ऑफ एंट्रिंग, आपने कब प्रवेश किया, आपने डेट ऑफ लिविंग कब आपने छोड़ा, यदि आपने 10th से 12th तक आप एक ही स्कूल में हो तो यहाँ पर वो कर देना, या और लिख देना वो। यदि आप अलग अलग आपके अलग अलग लिखना चाहते हो तो अलग अलग यहाँ पर 10th कर देना, और आपने कब पास की, फिर 12th की लिख देना और आपने कब पास की। फिर आपने अपने डिप्लोमा की कर देना कि कब आपने प्रवेश किया, कब आपने छोड़ा वहाँ से, और आपने वो क्या किया, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी डिटेल्स इन्होंने तो जितनी कर रखी है ना, क्योंकि एमए के लगाएंगे तो उस हिसाब से इनकी डिटेल्स शो करवानी पड़ी है। और नीचे आएंगे है ना, तो आपको तो 3 डिटेल्स डालनी है, और जिन्होंने ज़्यादा स्नातक कर रखी है क्योंकि उनका चरित्र प्रमाण पत्र उसी का लगेगा उस हिसाब से। तो आपको तो 3 दर्शानी है, कौन कौन सी, 10th 12th और पशुधन सहायक का डिप्लोमा की, ये लगानी है आपको 15 ईयर के बाद में। अब कुछ कहेंगे कि हमारी तो 15 ईयर में 12th ही हो गई थी। अरे यार, वो तो फिर विभाग ही जाने आपके ऊपर है ना, तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मिनिमम में 17-18 का हो जाना चाहिए था। 12th जिसकी होती है वो 17-18 का हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 15 का तो यार नहीं, फिर वो तो एज में काउंट नहीं होगा ना, 15 को छोड़ो, आप तो 16-17 के हो जाएंगे, सब हो जाते हैं यार, 16-17-18 में सब 12th पास कर लेते हैं, 17-18 में तो आपके 2 साल डिप्लोमा के हो जाते हैं। तो लगभग कोई नहीं होगा बाहर तो, बस कमेंट आ रहे हैं कुछ बाहर हो सकते हैं क्या, नहीं। इस पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ना है, इस पर भी खाली छोड़ना है, और ये जो भी डिटेल आ गई ना, इनमें नो नो ही कट के चलना है। क्योंकि अटेंशन फॉर्म आपके कहाँ जाता है, पुलिस थाने में जाता है, तो इसमें ये पूछते हैं कि आप कभी अरेस्ट हुए हो क्या, तो कोई अरेस्ट हुआ है तो उसको यस करना होगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी स्टूडेंट है जिनके कुछ ऐसे थाना केस कुछ नहीं हुआ हुआ है, तो वो सब आपने कभी कोर्ट में केस किया है, या कोर्ट है ऐसे है ना, कोर्ट कभी आपने फाइन लगाया है, ठीक है। तो आप इनमें सब में नो नो करके चलते रहना है। कभी आपने गवर्नमेंट का ओपियंस किया है, ये मतलब कुछ नहीं, आपको नो नो करना है, ठीक है। यदि किसी ने कोई अरेस्ट हुआ है तो उसका तो डाटा वो तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बच जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी उसकी। इसलिए आप यदि है तो यस कर देना, नहीं तो मैं तो कहता हूँ नो नो ही करके चलना है, यस अभी किसी को नहीं करना है, ठीक है। इस फॉर्म में यस अभी किसी को नहीं करना है, और आपको बचना चाहिए ऐसे कामों से। कभी आपने अधीनस्थ बोर्ड से RPS से डिबार्ड हुई हो गया, ये वगैरह सारी सूचना है, तो आपको नो नो ही करना है, क्योंकि वो डिबार्ड की तो उनके पास OTR में होती है, वो फॉर्म के बाद में चेक कर लेते हैं, वैसे कोई है नहीं। आप फटते चलो, इनमें सब में नो नो करना है। और आपको कुछ काउंसलिंग होगी अभी, यानी कि मैं बता दूं आपको, आगे चलना है, साइड थोड़ी स्लो हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपके स्कूटनी फॉर्म भरेंगे, स्कूटनी फॉर्म में भरने के बाद ये आएंगे। अब यहाँ पर आपके 2 मेंबर्स के नाम जो आपको जानते हैं, रेफरेंस उनके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के नाम लिखने हैं, और सेव एंड नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये आपका स्कूटनी फॉर्म आ जाएगा, भरने के बाद सबमिट करने के बाद आपके 60 रुपये का, 60 रुपये नहीं, 110 रुपये का चालान करने के बाद ये आएगा अब, है ना। फिर वहीं जाके आपको स्कूटनी फॉर्म जहाँ पर शुरुआत में किए थे वहीं आएगा आपका डाउनलोड स्कूटनी, ठीक है। वो इस प्रकार का आएगा, यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी लाइव वाली, है ना, ठीक है। यहाँ पर आपके नाम पते आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।